हम पिछले 2-3 दिनों से जब से हाउसफुल 5 पर बातें की तो हमने बिल्कुल आपत्ति जताई थी कि जिस तरह से उसके ट्रेलर में जो हाँ, द्विअर्थी और अश्लील चीजें हैं वो क्यों है। तो आज खबर ये है कि सेंसर बोर्ड ने कुछ कैंची वैंची चलाई है, कुछ हाँ, आपत्तिजनक सीन हटवाए हैं, कुछ जी, ट्रिम कराए हैं, कुछ डायलॉग और शब्द हटवाए हैं, वो है। एक मामला जो है वो करण जौहर से जुड़ा हुआ है। करण हाँ, जौहर वैसे तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली लेके चलते हैं आज की डेट में, जिस तरह से जी, उनके संपर्क हैं सब तरफ और एक सबके तरीके से बच्चे वो उन्हीं के झंडा बच्चे हैं, बरदार सबके। बच्चे उन्हीं के लेकिन बच्चे वो हैं। कह हाँ, सबके बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं गद्दारों से घिरा रहा हूँ हमेशा। तो हम्म। ये क्या मामला है, इसको भी थोड़ा-सा देखेंगे। और कंगना रनौत, भाई लोग अपने छुपाते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं, कंगना रनौत ने कह दिया कि भाई मेरे बाल अब सफेद हो रहे हैं। मतलब उन्होंने खुद ही जग जाहिर कर दिया है और कहा है कि राजनीति में जो है वो प्रौढ़ महिलाओं की या उम्र-दराज महिलाओं की फ़िल्म इंडस्ट्री की बनिस्बत जो है वो ज़्यादा इज़्ज़त है, ज़्यादा जगह है। इस पर भी हम बात करेंगे, इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है कहने की। जी, तो ये जो हाउसफुल 5 का मामला था, वाक़ई मतलब जी, वो ट्रेलर देख के हम चौंके थे, जिस तरह से अक्षय कुमार बहुत ही खुले ढंग से और बल्कि कहिए कि बड़ी बेशर्मी से द्विअर्थी संवाद और बहुत बोल्ड सीन करते नज़र आ रहे थे। हाँ, कहीं न हाँ, कहीं हाँ, कैंची चली है। तो जी, ये पहले भी हो सकता था। ये खबर अभी हुँ। आई है कैंची चलने की, या क्या सेंसर बोर्ड ने इस फ़िल्म के ट्रेलर नहीं देखे थे? हालाँकि यूट्यूब पर जब चीज़ें डालते हैं तो आपको सेंसर की ज़रूरत नहीं होती है। मगर मेकर्स के अंदर भी एक सेल्फ सेंसर होने की बात कही जाती है। इसको किस तरह से देखते हैं? तो अब तो मजबूरी हो गई मानना। देखिए, हाउसफुल 5 एक मजबूरी में बनाई गई फ़िल्म है और वो ठीक, ओके। मजबूरी ये है कि किसी तरीके से सबको रिवाइव करना है 20 चेहरों को। इसमें जो 20 फ्लॉप चेहरे हैं, वो हाँ, 20 फ्लॉप बिल्कुल। चेहरे इसलिए कह रहा हूँ कि उन सबका भविष्य कोई हाँ, मतलब बहुत चमकदार नहीं है। मैं उज्ज्वल शब्द का इस्तेमाल करने से बचता हूँ, मेरा खुद का नाम उज्ज्वल है इसलिए जी, चमकदार नहीं जी। है। तो अ, ये बड़ी मजबूरी में बनाई गई फ़िल्म है और इसकी मजबूरी उस समय और भी खुलकर सामने आ गई जब इसमें 2 क्लाइमैक्स रखे जाने की बात कही गई कि मतलब ये नहीं तो वो ठीक नहीं है, तो कैसे तो बस चला ही दो। बस इसको ना ना कहना, सही है। इसे ना ना कह बिल्कुल देना। ठीक है। तो हाँ, जो इस तरह से बनाई जाएगी फ़िल्म, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि जैसे इंडियन मीडिया में कहा भी जाता है कि सेक्स और शाहरुख बिकता है, हालाँकि उसमें दूसरा वाला एस जो है वो भी अब पिटने लगा है, तो अब सेक्स तो हमेशा हाँ, बिकता है। हाँ। तो इसलिए क्योंकि क्या है जी, देखिए, सिनेमा देखने जाने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर्स की होती है। वो यंगस्टर्स ठीक है। जिनके लिए सेक्स एक नया प्लेज़र होता है, जो हाल-फिलहाल में 2-5 साल, 6 साल ही हुए होते हैं उन्हें उस सेक्सुअल एक्टिविटी को बिल्कुल, देखते हुए या उसको एन्जॉय करते हुए या उसके सपने देखते हुए। तो इसलिए हमेशा सेक्स बिकता है और इसीलिए इन्होंने उसका इस्तेमाल किया कि भई कुछ नहीं तो प्रोमो देख के नए उम्र के बच्चे तो आ ही जाएँगे, 13 से 18 साल वाले, या कम से कम आने की कोशिश तो बिल्कुल। करेंगे। वो बात अलग है कि उनको अब 16 प्लस वाला सेंसर सर्टिफिकेट मिला है, जो भी है। तो एक तो बात वो रही, 20 लोगों का लगा है भविष्य दाँव पे और चीज़ ऐसी लानी है जो हमेशा चलती है, सेक्स हमेशा बिकता है। हम उसको चाहे गाली देकर बेचें या प्यार से बेचें, छुप कर बेचें या दिखाकर बेचें, वो बिकने वाली चीज़ है। तो दिमाग तो लगाया नहीं गया पिक्चर में वैसे भी, क्योंकि दिमाग लगाना उन्होंने इसमें किया है कि चलो ये और ये। अब आप सोचिए कि जो आदमी अपनी कहानी के 2 एंड तैयार कर रहा है, वो किस हद तक अपनी कहानी से खुद ही कन्विंस नहीं है। हम तो बाद में होंगे। ठीक हम चीज़ तो है। बाद में होंगे, वो हाँ, खुद ही कन्विंस नहीं है। तो कुल मिलाकर मामला ये कि इसको हाउसफुल 5 को बहुत सीरियसली कोई भी ना ले, क्योंकि हाउसफुल 5 ने खुद को सीरियसली नहीं लिया हुआ है, तो इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं देखिए, बात सही है, दर्शक भी इस फ़िल्म को सीरियसली सीरियसली नहीं ले रहे। फ़िल्म को गरम करने की बड़ी कोशिशें हो रही है। है। यस, यस। तरह-तरह की खबरों से और बहुत सारे फ़िल्म इंडस्ट्री के दिग्गज बोल रहे हैं, एनालिस्ट बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। लेकिन वो जो आंकड़े होते हैं, एक खबर मैं देख रहा था कोई मोई पर, जो माँ फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ काजोल की, 24 घंटे में जितने व्यू अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 को नहीं है, अक्षय कुमार प्लस मल्टी स्टारर, जितने व्यू उस फ़िल्म को नहीं मिले, उससे कहीं ज़्यादा व्यू काजोल की माँ के ट्रेलर को मिले। तो हाँ, इससे साफ समझ में आता है कि आपकी फ़िल्म जो है और इतने सारे स्टार्स होने के बाद भी जो यूट्यूब पर जो अक्सर देखा जाता है कि 24 घंटे में कितने व्यू आए, तो वो जो टॉप 10 वाली लिस्ट है, ये उसको ब्रेक नहीं कर पाए। तो आप सोचिए कि इतना सारा वहाँ आप सो कॉल्ड स्टार्स को लाके और एक भद्दा-सा ट्रेलर रिलीज़ करके बहुत सारी बातें और मजमा जमा के उसके आस-पास भी आप
बज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अब ये जो चीज थी उसपे कहीं ना कहीं सेंसर ने भी थोड़ी सी लगाम लगाई है, और जो चीज एक खबर में देख रहा था उसमें कौन कौन से सीन्स पर कैंची चली है, किन शब्दों पे लिखा है, तो इसमें लिखा है कि फिल्म में 2 ऐसे सीन है जिसमें हाथ से कुछ भद्दे इशारे किए जा रहे हैं, इनको बदलने के लिए कहा गया है। एक डायलॉग है उसमें एक्ट्रेस के मुंह से निकाल दूंगी जैसा कुछ किसी ऐसे मौके पर कहा गया है कि सेंसर को लगा आपत्तिजनक है, उसको हटाया जाए। एक है फिल्म में आइटम और हरामी जैसे शब्दों को भी सेंसर ने कहा कि इनको बदला जाए। एक डायलॉग की शुरुआत यहाँ पर अपने शब्द से हो रही, तो उस अपने शब्द के कहने से डायलॉग का मीनिंग बदल रहा है, तो सेंसर ने कहा इसको भी हटाइए। फिल्म में से 3 सीन काटे गए हैं, ये खबर बता रही, और जिसमें से एक सेंसुअस सीन है और 2 सेकंड का ट्रिम कराया गया बाकी में। एक ट्रेलर में भी एक था कि अक्षय कुमार शैंपेन निकाल रहे हैं बॉटल से, वो बहुत ही भद्दा है, इस सीन को भी काटा गया है। और उसके अलावा जो फिल्म में एक डायलॉग तो पूरी तरह से हटाने को कहा गया है। मतलब एज अ मेकर और बड़े बड़े आप तो, और सारे सीनियर एक्टर, मतलब अक्षय कुमार 3.5 दशक से हैं, अक्षय को अभिषेक बच्चन को जो है वो 25 साल हो चुके हैं, और भी बाकी एक्टर्स जो है कोई भी जूनियर नहीं है, नाना पाटेकर जैसे एक्टर है। इन सब को लेकर ऐसी फिल्म बनाई जाती है जिसमें इतना कुछ काटने की जरूरत पड़ जाती है, और फिर आप जो है कॉमेडी कह रहे हैं, किलर कॉमेडी कह रहे हैं, ट्रेलर आता है तो पता चलता है कि ये तो एडल्ट कॉमेडी नजर आ रही है। तो सेंसर ने को ये सारी चीजें हटवानी पड़ी। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि इतने सारे सीन, इतने सारे शब्द, इतने सारे वर्ड्स हटवाए गए हैं, तो ये बता रहा है इतनी भारी मात्रा में चीजों का हटाया जाना इस तरफ इशारा करता है कि ये कितने डेस्परेट हैं, कितने डेस्परेट हैं कि बस यार कुछ भी करके, और मैं, आप जो शब्द बोल रहे हैं मैं उनसे अंदाजा लगा पा रहा हूं कि उनको किस किस तरीके से इस्तेमाल किया गया होगा, कहां कहां क्या लगाया गया होगा, किस तरह से वो शैंपेन निकाल रहे होंगे, किस तरह का वो सीन होगा। तो यानी वो इतने डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से ये पिक्चर बस चल जाए। तो ये डेस्परेशन ही है। वो तो कहिए 5A और 5B कर रहे हैं, ये कहीं 5A to Z ना कर देते कि इसमें एक में ये 20 हैं तो 20 तो बन ही सकते थे। ए से लेकर जहां तक 20 अल्फाबेट होते हैं वो बन ही सकते थे, A1 A2 A3 बना देते, क्या फर्क था कि कोई तो चलेगी, 2-4 सीन ही तो बदलने हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि पहली बात जो मेरे ऊपर इंप्रेशन आ रहा है, एक दर्शक के तौर पे बता रहा हूं, पत्रकार के तौर पे नहीं, कि लिखने वाला खुद ही अपनी कहानी से कन्विंस नहीं है, वो अपनी कहानी को लेकर खुद ही कंफ्यूज है, वो अपनी कहानी को हिट कराने के लिए डेस्परेट है, और वो कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, और वैसे ही ये 20 के 20 हैं जो कुछ भी करने को तैयार है। मुझे दुख है कि नाना पाटेकर इसका हिस्सा है, पता नहीं उनका क्या रोल है, क्या है, वो तो पता चलेगा, लेकिन बहुत हैरानी है मुझे कि ऐसी कहानी से वो जुड़े हुए हैं जिसका डायरेक्टर भी खुद कन्विंस नहीं है उस कहानी से। हालांकि नाना ने कहा था कि मैंने 2 चीजों के लिए फिल्म की, एक तो डायरेक्टर अच्छा है उससे मैं कन्विंस हुआ, और दूसरा पैसा। और आज नाना पर फिल्म है और इस फिल्म का एक गाना भी आज रिलीज हुआ है, फुगड़ी करके, तो वो मराठी कल्चर है फुगड़ी जो है, और नाना क्योंकि मराठी है और तो वो गाना बनाएगा। हालांकि वो गाना देखें, मतलब वो गाना तो क्या लगता है, मतलब एक 2-2.5 मिनट का एक ड्रामा टाइप ही है कुल मिला के, तो गाने जैसी बात है नहीं, रैप है कहीं ना कहीं। तो आज वो भी रिलीज हुआ है, तो बात तो समझ में आ ही रही कि लोगों का बहुत ज्यादा जो है इस फिल्म को लेकर कहना चाहिए बज नहीं है लोगों में, बल्कि माँ जो है, लोगों कहीं ना कहीं उसमें फैमिली वाला फील मिल रहा है, माँ बेटी की कहानी और हॉरर चल रहा है। और जैसा आपने कहा कि A to Z काफी हो सकता था, और इस फिल्म के जैसे 2 वर्जन रिलीज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगता था कि हमको ये सारी चीजें रखना ही है, तो बेहतर होता कि एक एक्सपेरिमेंट करते, एक हम कॉमेडी बना रहे हैं फैमिली के लिए हेल्दी, और दूसरी सेक्स कॉमेडी बना रहे हैं, तो शायद उसमें ज्यादा फायदा हो जाता कि चीजें वही होती पर कुछ अंदाज अलग होता, तो शायद ये वो वाला एक्सपेरिमेंट करते तो कहीं बेहतर होता मुझे लगता है। पर ठीक है, जो हो गया है, हम इंतजार करते हैं इसी हफ्ते, मतलब अब जो आने वाला हफ्ता है, ये नया हफ्ता शुरू होगा कल से, तो ये फिल्म आएगी। दूसरा मामला जो है वो करण जौहर का है। करण जौहर से जुड़ी हुई दरअसल 2 खबरें आ रही है, एक तो खुद उनसे और एक उनके धर्मा प्रोडक्शन से। अमेजन प्राइम पर जो द ट्रेटर्स करके रियलिटी शो आने वाला है, उसको करण जौहर होस्ट करेंगे, और उनका एक बयान आया है कि इस शो को जब उन्होंने लॉन्च किया
तो उन्होंने बताया कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में रह रहे हैं जहाँ ट्रस्ट जो है वो रेयर चीज है और धोखा हर तरफ है। उन्होंने कहा कि जब ये शो मेरे पास आया तो मेरा पहला रिएक्शन वही था, और उन्होंने कहा कि ट्रेटर्स तो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं हमेशा। और ये बात की मतलब करण जौहर आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों को लीड करते हो, जिस तरह से उनकी इमेज है, ऐसा लगता है कि वो हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, खास तौर पे फिल्मी लोगों से। अब सवाल ये उठता है कि जब करण जौहर ये कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा ट्रेटर्स मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, इस इंडस्ट्री में जो है भरोसा नहीं है और धोखा चारों तरफ है, तो उनका इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि वो तमाम फिल्मी फैमिलियों से जुड़े, और जैसा आपने कहा शुरू में कि फिल्म परिवार का हर बच्चा उनका अपना वो मानते हैं, और सबको लॉन्च करने की भी एक तरीके से ठेका ले रखा है, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं धोखेबाज लोगों से घिरा रहा हूं हमेशा। तो देखिए, हमने करण जौहर को देखा शाहरुख खान से घिरे हुए, तो क्या करण जौहर कह रहे हैं शाहरुख खान धोखेबाज हैं? हमने करण जौहर को फराह खान से घिरे देखा है, हमने करण जौहर को काजोल से घिरे देखा है, हमने करण जौहर को मनीष मल्होत्रा से घिरे देखा है, और हमने करण जौहर को सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी घिरे देखा है। तो उनका इशारा किस तरफ है? क्योंकि अगर हम करण जौहर के बारे में पूछें तो प्रियंका चोपड़ा तो कुछ और ही कहेंगी कि मुझे इंडस्ट्री से आउट करने में कौन था जिसने मुझे इंडस्ट्री से बाहर करवाया। तो अब ये तो बेहतर करण जौहर बता सकते हैं, लेकिन करण जौहर का ये कहना, मेरे दिमाग में जो 4-5 बड़े नाम आ रहे हैं कि क्या वो शाहरुख खान को ट्रेटर कह रहे हैं, क्या वो काजोल को ट्रेटर कह रहे हैं, क्या वो फराह खान को कह रहे हैं, या वो मनीष मल्होत्रा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मुझे क्योंकि करीना इन्हीं सबके साथ दिखाई देते हैं, उनकी जो मंडली है। तो ये आप अगर कह रहे हैं घिरे हुए हैं, घिरे होना क्या होता है? घिरे होना तो यही होता है जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जिनसे घिरे हुए हैं तो भाई करण जौहर घिरे रहे हमेशा, कई सालों तक तो शाहरुख खान तक से घिरे रहे। वो बात अलग है कि शाहरुख खान के दोनों बच्चों को लॉन्च करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या इसलिए वो शाहरुख खान को ट्रेटर कह रहे हैं? सही। मतलब ये भी एक कारण हो सकता है, या फराह खान को कह रहे हैं, या वो गौरी खान को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कौन ट्रेटर है? तो ये तो बहुत, मतलब उन्हें शो में बताना पड़ेगा, मुझे लगता है। हाँ, मतलब आप एक ऐसी हवा में उठ के बोल दें कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जो है मैं हमेशा ट्रेटर से घिरा रहा हूँ, यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पर फेथ नहीं किया जा सकता किसी को, या फिर ये सारी चीजें। क्या वो आदित्य चोपड़ा को कह रहे हैं? भाई हम तो यही नाम लेंगे सारे जिनसे वो बिल्कुल बिल्कुल घिरे, जो दिखते रहे हैं जिनसे। और या फिर कहीं ना कहीं ये वो वाली टीस है जो जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जिन लोगों को मैंने लॉन्च किया, पहली फिल्म में मौके दिए, वही दूसरी फिल्म में मुझसे करोड़ों रुपए की फीस मांगने लगे। तो ये कहीं ना कहीं टीस भी हो सकती है। भाई एक और चीज आ गई मुझे ध्यान में यहाँ पे रवि जी, कि घिरे रहे, घिरा रहा हूं जब वो कह रहे हैं ना, तो मुझे उनकी वो सूंघने वाली पार्टी याद आ रही है जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिनसे आप ठीक बात, पार्टी भी करते हैं, उसमें तो विकी कौशल थे, दीपिका पादुकोण थी उसमें वरुण धवन भी थे, शायद बहुत सारे लोग थे, मलाइका भी थी उसमें, अर्जुन कपूर भी थे, बहुत सारे लोग दिख रहे थे। तो क्या ये उन सब पे निशान है? करण जौहर तो ये कहकर फंस गए या फिर ये है कि भाई शो चलाने के लिए मैं कुछ भी कहूंगा कि मुझे शो चलाना है। आज हम बैठकर उस पर बात कर ही रहे हैं ना। अगर कल को कोई हेडलाइन चला देता है चैनल कि करण जौहर ने क्या शाहरुख खान को कहा ट्रेटर, तो आप कहां से मना करेंगे? कि आप क्या कहेंगे, मैं शाहरुख खान से घिरा नहीं रहता था, या मेरा वो मतलब नहीं था? तो कौन सा मतलब था वो बताइए। हाँ, मेरी बात का गलत मतलब ले लिया गया है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गलत गया। मतलब आप पकड़ा रहे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि गलत है। ये तो वैसे करण जौहर चाहे जो भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आसपास गलत लोग तो हैं ही, या आते जाते रहते हैं। क्योंकि ये खबर आ रही है उनकी फिल्म होम बाउंड जो अभी कान फेस्टिवल में गई थी, उस फिल्म के कैमरामैन हैं जिनका नाम बताया जा रहा है प्रतीक शाह। और ये मामला जो है कल से सोशल मीडिया में और मीडिया में भी अब आ गया है। तो प्रतीक शाह जो है वो होम बाउंड फिल्म के कैमरामैन है, सिनेमेटोग्राफर हैं। मुंबई में एक फिल्म मेकर हैं अभिनव सिंह। इन्होंने सोशल मीडिया में पहले इनके बारे में, प्रतीक शाह के बारे में लिखा, इनके बर्ताव के बारे में, दुर्व्यवहार के बारे में लड़कियों और महिलाओं से, और महिलाओं से कहा कि आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके इनके बारे में बता सकती हैं, कह सकती हैं। और फिर उसके बाद अभिनव सिंह ने बताया कि 20 महिलाओं ने मैसेज किए उन्हें और बताया। और जब से ये सारी बात सामने आई है तब से प्रतीक शाह का
इंस्टाग्राम या तो उन्होंने डिलीट कर दिया है या उन्होंने उसको एक्सेस के लिए नहीं रखा है। और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि यहाँ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज की और पावर अब्यूज की बात आ रही है कि आज करण जौहर की कंपनी को, धर्मा प्रोडक्शंस को, बाकायदा इस मामले में एक अपनी तरफ से बयान जारी करना पड़ा है। और उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि जब तक ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे यहाँ पर हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी जो है उसके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन लोग सवाल तो उठा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कैसा है, आप कैसे लोगों को उनका बैकग्राउंड चेक किए बगैर अपने यहाँ पर काम देते हैं, ऐसी फिल्म से जोड़ते हैं जिससे कि आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसको आप कान फेस्टिवल में ले जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती, और उसके सिनेमेटोग्राफर पर एक बार फिर से मतलब इस तरह का ये मामला निकल आया है। महिलाएं जो हैं शोषण के और वो सब आरोप लगा रही हैं। और इस पर हंसल मेहता ने भी ट्वीट किया है कि ऐसी चीजों को जो है बिल्कुल मतलब इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए पावर अब्यूज को। हालांकि उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में ऐसा सिर्फ पुरुष ही नहीं करते हैं, जो महिलाएं पावर पोजीशन में होती हैं वो भी अपने पावर को और पोजीशन को अब्यूज करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और बातें सामने आ रही है। देखिए, अब वही है ना, मुझे कभी कभी लगता है करण जौहर की किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, उसके बीच में सोचना पड़ेगा। कुछ मामलों में वो फंस भी जाते हैं। अब यहाँ पर सीन ये है कि भाई उनका कैमरामैन है, अब क्या करें बेचारे, वो कहाँ कहाँ किस किस के पीछे जाएं। कॉस्ट्यूम डिजाइनर को तो वो संभाल लेते हैं, सिद्धार्थ मनीष मल्होत्रा को, किस किस को वो संभालें, कहाँ कहाँ किसके पीछे जाएं। तो ये मुसीबत मतलब करण जौहर की भी है। वैसे मुझे कई बार ये लगता है कि करण जौहर अक्सर थोड़ी तो मुसीबतों में खुद फंसते हैं, बाकी वो खुद को फंसा भी लेते हैं। तो ये मामला ऐसा है कि ये फंदा उनके गले में आ गया है। अब जब आ गया है तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि ये केस अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि और भी लोग निकल कर आएंगे, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं और अब सोशल मीडिया है, लोग कई बार सीधे भी लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये मामले होने लगते हैं। अब करण जौहर का आपने जब बात जिक्र हुई तो आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया था, तो मैं उसी लिस्ट में कंगना रनौत का भी नाम जोड़ देता हूँ। बिल्कुल कंगना, हाँ, उन्होंने भी बहुत खुलकर जो है बातें कही है। और आज करण जौहर को झंडा बरदार कहना नेपोटिज्म का वो कंगना रनौत की ही देन है। और उन्होंने बहुत सीधी लड़ाई लड़ी। करण जौहर ने जिस तरह से बॉलीवुड को बांटा, और एक समय जब ये लगता था कि उनके सामने तो कोई क्या खड़ा होगा, तो इस मामले में कंगना की तारीफ करना होगी कि उन्होंने सीधे सीधे आकर जो है उनसे टक्कर ली और अपनी बात रखी। हालांकि बहुत सारी चीजें कंगना के बारे में भी, मगर एक आईना दिखाने का काम जो होता है, मुंह पे बोल दिया उनको जिस तरह से, वो काम कंगना ने किया है। और कंगना ने आज बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है, बहुत दिनों से वो खबरों में नहीं थी। उन्होंने बताया कि भाई अब मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई बॉलीवुड जो है वो प्रौढ़ महिलाओं को या उम्र दराज होती महिलाओं को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता जितनी की पॉलिटिक्स देती है। अब कंगना जो है वो बॉलीवुड छोड़ने की स्थिति में भी है लगभग, क्योंकि उनकी इमरजेंसी के बाद में फिल्मों के अनाउंसमेंट जरूर हुए कि कोई फिल्म कर रही हैं, इक्का दुक्का फिल्म है, लेकिन फिर उनके हॉलीवुड जाने की खबर आ गई कि वो हॉलीवुड की एक फिल्म कर रही है। तो फिल्मी कैरियर तो उनका डामाडोल दिख रहा है। ऐसे में उनका ये बयान, क्या उन्होंने अपने आप को मान लिया है कि अब मैं सीनियर हो चुकी हूँ, न केवल एक्ट्रेस के लिहाज से बल्कि पॉलिटिशियन बनने के बाद में इमेज वाइज भी, और अब कोई अपनी भूमिका में कोई बदलाव देख रही है, वो इसलिए ऐसा कुछ कह रही है? देखिए, उन्होंने जब सम्मान की बात की तो मुझे पता नहीं क्यों चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात याद आ गई। हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रही हूँ, लेकिन राजनीति में सम्मान मिलता है, महिला हो या पुरुष, ये मतलब ये बात मुझे तो नहीं हजम हो रही। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर जितने मीम्स पॉलिटिशियंस के बनते हैं उतने तो फिल्म स्टार्स के भी नहीं बनते। वो किस तरह के सम्मान की बात कर रही हैं? हमारे देश की संसद में क्या चलता है वो हम सब ने देखा है, जूते चप्पल तक चलते हैं, लोग कुर्सियां भी उठा के फेंक देते हैं, माइक फेंक देते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है विधानसभाओं में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सम्मान और राजनीति तो आपस में कोई लेना देना है नहीं। खासकर पिछले 10 सालों में तो जो राजनीति में सम्मान की हम बात ना ही करें तो बेहतर है। रही बात कंगना रनौत के सफेद बाल की, वो तो देखिए एक उम्र है, सबको बुजुर्ग होना है और ये अच्छी बात है।
ग्रेसफुली सबको एज आती ही है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और जब आपकी एज बढ़ती है किसी भी प्रोफेशन में, तो आपके प्रोफेशन में उस तरह के बदलाव आते हैं, आने भी चाहिए। लेकिन ये सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा मुझे सम्मान तो राजनीति में मिलेगा, तो कम से कम राजनीति में सम्मान ढूंढने तो ना ही जाएं। क्योंकि आज के दौर में मौजूदा जितने भी राजनेता इस समय हमारे देश में जीवित हैं, चल फिर रहे हैं, मैं एक का भी नाम नहीं ले पाऊंगा जिसको हम कहें वो बड़े सम्मानित है। क्योंकि आपके जो विपक्षी दल, आपके विरोधी आपको जिन भाषाओं से संबोधित करते हैं, संसद के अंदर जो चलता है, विधानसभाओं के अंदर जो चलता है, देश की राजनीति में जो चलता है, देश की राजनीति में दिए गए भाषणों में जो चलता है, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो चीजें चलती हैं, खरीद फरोख्त जो होती है विधायकों की, सांसदों की, वो तो हम सब ने देखी है। सम्मान कहाँ ढूंढ रही है वो राजनीति में। वो कुछ और सोच के, हाँ मतलब इसी समझ में आ रहा है कि वो शायद फिल्मों में अब जो कुछ उनके हाथ से निकल गया है, शायद वो राजनीति में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक है बहुत देर से छटपटा रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। इन्होंने अंत में ये लिखा है कि ये लोग अक्षय कुमार के हेटर हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, तमाम दर्शक आते हैं, सबका स्वागत है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो भाषा मर्यादा का भी ध्यान रखें, बाकी वो उनके अपने संस्कार और उनकी बातें हैं। समस्या यहाँ पर ये होती है जब हम लोग एज ए जर्नलिस्ट बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, रिव्यूअर बैठते हैं, अब सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। जैसे कल एक जोशी जी आए थे, तो वो अजय देवगन के फैन है, तो यार आपने अजय देवगन की आलोचना की तो अजय देवगन के हेटर हो गए। ये महाशय लिख रहे हैं कि हाउसफुल 5 की बात कर ली तो ये अक्षय कुमार के हेटर हो गए। सलमान की फिल्म आती है तो लोग निकल आते हैं ये सलमान खान के हेटर है। शाहरुख के टाइम, आमिर के टाइम, मतलब कमाल, मतलब ये लोग समझ ही नहीं पा रही हैं। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इनको एक शब्द होता है न्यूट्रल होना, उसका मतलब नहीं पता। न्यूट्रल, हाँ यहाँ पर न्यूट्रल हैं। हमें अक्षय कुमार से कोई समस्या नहीं है, अजय देवगन से कोई समस्या नहीं है, सलमान, शाहरुख, आमिर जितने भी है, ऋतिक, किसी से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात होगी उनकी फिल्म की, बात होगी उनकी फिल्म के ट्रेलर की, बात होगी उनकी फिल्म से जुड़े किसी खबर की, तो हम उस पर एनालिसिस करते हैं। और उस समय हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हमें इनकी तारीफ ही करनी है या बुराई ही करनी है। जो भी निकल कर आ रहा होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पर हम किसी की कहते हैं ना, जो चालू भाषा में कहते हैं, पुंगी बजाने के लिए भी नहीं बैठे हैं कि हम उसका कोई बैंड बाजा बारात निकाल दें, लेकिन हमें किसी की तारीफ और हम कसीदे पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपने एनालिसिस की। उसमें हो सकता है आप अगर किसी के हार्डकोर फैन होंगे, आपके दिल को झटका लगेगा, कोई बात नहीं। ये दुनिया जो है, मतलब हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है ही, तो सबको अपनी अपनी बात, राय जाहिर करने का अधिकार है। सम्मानजनक भाषा में हम अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, आप भी जाहिर करिए। आप हमारी भाषा का विरोध कर सकते हैं, हमारी कहीं बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक सही भाषा में, एक सही सीमाओं में रहते हुए। महक अग्रवाल पूछ रही है, कंगना रनौत एंड प्रियंका चोपड़ा रियल क्वींस फॉर कॉलिंग करण जौहर आउट फॉर दिस फेवरेटिज्म एंड प्रमोटिंग नेपो किड्स लाइक जानवी सारा ओवर जनवरी रन। ये इनकी अपनी राय है, बिल्कुल कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक फर्क है कंगना में और प्रियंका चोपड़ा में। प्रियंका चोपड़ा चली गई, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, फिर बाद में उन्होंने एक तरीके से एक्सपोज करना या बताना होता है, देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हो रहा था मेरे पीछे, मुझे एक तरीके से आपको कहना चाहिए कि जिसको कहते हैं कि कोई रास्ता बाकी नहीं रखा था, मेरी पीठ दीवार से लग गई थी, वो स्थिति। तो उन्होंने बाद में वो कहानी बताई। कंगना इस मामले में ठीक उलट है, वो सामने आई और सामने आके फेस किया, जवाब दिए, उनको नुकसान हुआ, ये अलग बात है, बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री के सामने कई ऐसे मुद्दे रखे जिनके बारे में लोग बात नहीं करते थे। कंगना के बोलने के बाद में उन बातों पर खुलकर बात होने लगी। पहले दबी जुबान में बात होती थी, लोगों को डर लगता था, यार करण जौहर हैं, कैसे बोले, हमारा नुकसान हो जाएगा, या किसी के जो भी अपने स्वार्थ है। लेकिन इस मामले में कंगना ने बताया कि भाई कोई स्वार्थ नहीं, जो सच है वो सामने आके बोलूंगी। अब ये अलग बात है कि बाद में उससे ये चीज, ये छवि कंगना की निकल के आई कि वो कहीं ना कहीं अपनी एक राजनीति भी कर रही, और जिस तरह से फिर वो आगे जाकर राजनीति में गई। लेकिन जिस वक्त उन्होंने शुरुआत की थी, ये वाकई बहुत साहस का काम था और उन्होंने किया, तो इसका क्रेडिट तो हमको देना पड़ेगा। वो प्रियंका के जैसे मैदान छोड़कर नहीं गई, हार जरूर गई लेकिन वो मैदान नहीं छोड़ा। हाँ,
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने वाकई एक मिसाल तो कायम की है, और उन्होंने हम कहते हैं ना कि आप बहुत कुछ सीखते हैं किसी ना किसी पर्सनैलिटी से। कंगना से सीखने वाली बात है कि वो मुंह पर सुनाती हैं, मुंह पर कहकर जाती हैं, और बहुत साफ गोई से कहती हैं। हालांकि उसमें उनके तयशुदा एजेंडे भी होते हैं, जैसे उनका वो एजेंडा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जो है 2014 में आजाद हुआ, ऐसी कोई बात कही थी, उसमें उनका राजनीतिक एजेंडा साफ था, तो उसके लिए उनको ट्रोल भी काफी किया जाता है। तो लेकिन हाँ, कम से कम वो कहने की हिम्मत रखती हैं, चाहे ऋतिक रोशन वाले मामले में जिस तरह से पेश आई। हालांकि बाद में फिर जावेद अख्तर से उनकी लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, और फिर बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी, कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ, वो तमाम चीजें हुई। लेकिन हाँ, इतना तो है कि उन्होंने कम से कम कहने की हिम्मत तो की, जो कि बहुत कम लोग करते हैं या ना के बराबर करते हैं इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो कंगना को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, उन्होंने जो किया है उसके लिए। और निश्चित रूप से अब बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनकी जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में आज भी नहीं है, ये बात सही है। जिस तरह से वो अपने कैरेक्टर में उतर, इंदिरा गांधी के रोल में हमने उनको देखा, उससे पहले भी उन्होंने जो काम किया, लेकिन बात वही है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की। सच कहना अच्छी बात है और बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पीछे की राजनीति कई बार जो है वो डुबा देती है। कंगना को देख के यही लगता है। हालांकि फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका नेक्स्ट काम क्या होगा, कैसे करेंगी। अगर वो हॉलीवुड गई हैं तो वहां पर क्या करेंगी, किस तरह से करेंगी, तो इंतजार रहेगा।